अब जब हम सिनेमा की बात करते हैं, खास करके बॉलीवुड की बात, लोगों को डायलॉग्स के डायलॉग्स याद है, सिनेमा के सिनेमा याद है। बहुत स्कूल्स माँ बाप का भी इंटरव्यू लेते हैं, अगर उनको इंग्लिश आती है ठीक से तो फिर वो उनके बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो सर ये क्यों ऐसा, क्यों इंग्लिश ही आना चाहिए, ऐसे प्रेफरेंस क्यों? चाहे वो नॉलेजेबल हो सकते हैं, ज़्यादा केपेबल हो सकते हैं, बट एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से क्यों उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता? यहाँ पे अगर टूटी फूटी इंग्लिश बोली जाती है तो लोगों को लगता है कि अरे वाह क्या इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। जब आपके विचार है अपनी भाषा में भी बोलोगे, और कोई भी भाषा जो है ना, जब आप अच्छे से बोल लेते हो तो अच्छी लगती है। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ दिव्या और आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, ज़िंदगी में भाषा का महत्व, द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज। भाषा सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन ही नहीं बल्कि हमारी कल्चर, आइडेंटिटी और पर्सनालिटी को भी शेप करता है। आज हमारे साथ हैं संतोष जादव जी, जो पिछले 30 सालों से स्कूल में हिंदी और मराठी भाषा पढ़ाने के साथ स्कूल प्लेज लिखते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं। संतोष जी ने शिक्षक जीवन में कई पीढ़ियों को भाषा के प्रति जागरूक और प्रोएक्टिव बनाया है। संतोष सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत खुशी है आपको यहाँ देखकर। दिव्या, थैंक यू सो मच। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसे विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया है। धन्यवाद। जैसे कि हम इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, आपके शिक्षक जीवन में भाषा का क्या महत्व रहा है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? हम सब के लिए भाषा का बहुत महत्व है। अगर भाषा ही नहीं होती तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते, ये इंटरव्यू नहीं करते। और भाषा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये भाषा बनी रहे, टिकी रहे, और इसकी अपनी अपनी एक मज़ा है, एक अपना अपना आनंद है। और वो सारी भाषाएँ जो हैं दुनिया भर में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है, वो सभी टिकी रहे, उनका संवर्धन हो। इसी विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और शिक्षक जीवन की बात करें तो शिक्षक को एक बेल से लेकर 35 to 40 या उससे कम या ज़्यादा तो बोलना ही होता है, और अपने सारे विचार जो होते हैं भाषा के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाने होते हैं। और वो भी ऐसे कि सामने वाले जो बच्चे हैं उनका एज ग्रुप क्या है उसके अनुसार उन्हें बोलना होता है। अगर आप बहुत उनके लेवल के ऊपर बोलोगे तो अपने विचार उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो शिक्षक जीवन में भाषा का बहुत महत्व है, और आम आदमी के जीवन में भी भाषा का बहुत महत्व है। सो सर, ओवर द इयर्स भाषा ये बदलती जा रही है। हम देख रहे हैं पीढ़ियों पर पीढ़ियों भाषा का वे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। थोड़ा भारत के बारे में बात करते हैं। अभी हमारी यहाँ जो परंपराएं थी, मतलब हमें जितना हम जानते हैं, रामायण और महाभारत काल का अगर उदाहरण लेते हैं तो गुरुकुल परंपराएं थी। गुरु होते थे, राजा का बेटा हो तो भी गुरुकुल में जाकर पढ़ता था। और अगर गरीब किसान, जैसे कि कृष्णा और सुदामा का उदाहरण ले लेते हैं। सुदामा बहुत गरीब परिवार के थे, लेकिन एक ही सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, और वहीं काम दोनों को भी करना पड़ता था। लेकिन ये आश्रम चलते कैसे थे? तो ये चलते थे, राजा वहाँ पर कुछ फंड्स देते थे तो उनका घर परिवार गुरु का चलता था। लेकिन वो गुरु थे क्योंकि वो राजपाट भी पढ़ाते थे, शस्त्र कैसे चलाना है वो भी पढ़ाते थे, नीति अनीति ये सब कुछ अपने सारे जो शिष्यों को पढ़ाया करते थे। तो ये गुरुकुल परंपरा का एक दौर रहा। उसके पश्चात भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए और ये शिक्षा पद्धति धीरे धीरे बदलती गई। पर सबसे बड़ा जो बदलाव रहा, जो ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए, तो हमने देखा कि मैकॉले नाम के जो उनके एक शिक्षा का जिन्होंने अभ्यास किया था, उन्हें यहाँ भेजा गया और उन्हें कहा गया कि आप देखिए कि भारत में हम अच्छे से राज कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक खत लिखा है जो है हमारे रिकॉर्ड में। तो उन्होंने ये लिखा है कि भारत में राज करना सबसे कठिन है, और इसका एकमात्र कारण ये था कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वो यहाँ के कल्चर से जुड़ी हुई है, और अगर हमें यहाँ राज करना है तो ये गुरुकुल परंपरा को ही हटाना पड़ेगा। अगर हम इस गुरुकुल परंपरा को हटाएंगे तो ये होगा कि हम जैसे चाहते हैं वैसे लोग यहाँ पर, वैसे कर्मचारी वर्ग हम बना पाएंगे। तो उन्होंने हायर एजुकेशन जो था
वहाँ पर अंग्रेज़ी लाना शुरू की। और धीरे धीरे पहले ये किया कि जैसे वो शासन कर रहे थे तो गुरुकुल को जो फंड्स होते थे जो राजा महाराजाओं की तरफ से आते थे या जो कोई ज़मींदार हैं जो पैसे वाले लोग हैं उनके यहाँ से आते थे और वो गुरु का घर भी चलता था ना। तो ऐसे कंपल्शन नहीं था कि गुरु को इतने ही पैसे देने हैं, ट्यूशन फीस देनी है, ये नहीं था। गरीब परिवार का लड़का है तो भी पढ़ना है, लेकिन उसके पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं से गुरु के लिए पैसे आ जाते थे तो उनका घर कारोबार भी चलता था और शिक्षा भी मिलती थी। तो ये होते वक्त उन्होंने पहले ये किया कि गुरुकुल बंद कैसे हो, तो कैसे बंद करवाए कि उन्होंने ये गुरुकुल को आने वाली जो सारी अलग अलग तरीके के जो मार्ग थे वो बंद करवा दिए, उनके जो डोनेशंस थे वो बंद करवा दिए। तो धीरे धीरे हमारी गुरुकुल परंपरा जो है वो नष्ट होती गई। अब ये हुआ कि नष्ट होने के बाद एक तो उन्होंने हायर एजुकेशन में अंग्रेज़ी डाल दी। लोगों को ऐसे लगने लगा कि अगर मुझे आगे चल के जॉब पानी है तो मुझे अभी से इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके कारण ये पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे 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 जो हायर एजुकेशन का टारगेट रख के हमें आगे चलकर ये लाना है, इसलिए ये पाना है, इसलिए हमने बचपन से ही हमारी भाषा से हम धीरे धीरे दूर होते गए। ये जो बदलाव है ये धीरे धीरे आया। बट 1990 के पश्चात जब ग्लोबलाइजेशन हुआ भारत में कि हमने बाहर के लोगों को भी यहाँ इन्वेस्टर्स को बुला लिया, उसके पश्चात बाहर की कंपनियाँ आई और वहाँ पर जॉब मिले। और वो कैसे मिलेगा, तो हम अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे तो मिलेगा। ये एक अभी मिसकंसेप्ट है बट है, और इसके कारण आज हम अंग्रेज़ी के फिर से गुलाम होते जा रहे हैं। तो ये बदलाव धीरे 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 आते इस तरीके से हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस आया इंग्लिश लैंग्वेज का ब्रिटिशर्स के। ये तो बदलाव आते ही गया। बट क्यों लगता है लोगों को कि इंग्लिश पढ़ेंगे तो ही जॉब मिलेगा? ऐसा नहीं है। जबकि ये भी नहीं है कि सारी दुनिया में अंग्रेज़ी भाषा ही जो है वही बोली जाती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसे लगता है कि अगर आप भारत से बाहर निकलो तो सब जगह पर अगर जॉब पाना है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। सर, तो आपको क्या लगता है ओवर द इयर्स मदर टंग कैसे रिड्यूस हुई? हमारे यहाँ ज़्यादा तौर पर हिंदी बोली जाती है और पूरे देश में हिंदी लोग जानते हैं तो हिंदी, पर सारी मातृभाषाओं पर इसका इम्पैक्ट हुआ है, इनका प्रभाव हुआ है। आज हर कोई किसी भी देश के किसी भी राज्य के कोने में देखिए तो कोई भी अपनी मातृभाषा नहीं पढ़ना चाहता है। और इसका मातृभाषा का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं। मातृ यानी माँ, मदर टंग, मतलब मदर टंग मीन्स जो माँ, हमारी माँ जो भाषा बोलती है वो भाषा। क्योंकि बच्चों पर पहला असर जो होता है ना वो माँ से होता है। पहला कम्युनिकेशन जो होता है माँ के साथ होता है। माँ उसके साथ बोलती रहती है, जब उसे बोलना भी नहीं आता है तब भी माँ बोलती है। तो पहली भाषा, पहले शब्द उसके कानों में जो होते हैं वो माँ के होते हैं। तो वो जो भाषा है वो मातृभाषा है और उसमें सीखना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपने बचपन से सुना है, आसपास में ये शब्द आते जा रहे हैं। पर होता ये गया कि जैसे मैंने कहा कि अंग्रेज़ी का प्रभाव लोगों में इतना, और ये कहाँ पर दिखाई देता है? ज़्यादातर जहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया वहाँ पर ये लोगों को लगने लगा कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आएगी तो शायद मैं आगे चलकर मुझे ये जॉब नहीं, या बाहर जाके मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, या मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी। ये विचार जो है ये पहले से लोगों के मन में आने के बाद हमने ये सोचा कि भाई मेरी मातृभाषा मैं नहीं पढ़ूँ, हिंदी नहीं पढ़ूँ चलेगा, बट पहले मैं इंग्लिश पढ़ूँ। बट उससे होता ये है ना कि पढ़ना, लैंग्वेज के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या ये नहीं है कि इंग्लिश पढ़ते हो, समस्या ये है कि जिस भाषा में आप पढ़ रहे हो उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो नहीं है। क्योंकि क्या करते हो आप जब आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है या साइंस पढ़ाया जाता है तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आप 10वीं तक बाय हार्ट कर लेते हो, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, पढ़ लेते हो, पास हो जाते हो, मार्क्स आते हैं। दिक्कत ये होती है कि जब हम 11th-12th में जाते हैं तब जाकर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं तो आप वहाँ पर जाकर फेल हो जाते हो या कम मार्क्स लाते हो, और तब आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखे थे कि मैं ये पाऊँगा, ये कर लूँगा, तब नहीं हो पाता। तो इंग्लिश आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने क्यों चूज़ किया है कि आगे चलकर मुझे ये करना है, इसलिए मैंने इंग्लिश में मीडियम में डाला है। और फिर हमने अपनी भाषा में, अगर वही अपनी भाषा में सीख लिया होता तो ज़्यादा अच्छे से कर पाते और आगे चल के ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल हो भी सकते थे।
मैंने कुछ सालों पहले एक वर्कशॉप अटेंड किया था जहाँ पे लोगों को बोला गया था कि अपनी मदर टंग में आके आप कुछ बोलिए, और साइमल्टेनियसली कुछ लोगों को बोला गया था कि आप इंग्लिश में भी बोलिए। तो जितने लोग आके खुद को एक्सप्रेस कर रहे थे मदर टंग में, वो खुल के कर रहे थे, जबकि इंग्लिश जब वो बोल रहे थे तो वो सोच के बोल रहे थे। सो मदर टंग का इतना एम्फेसिस भी है बिकॉज वो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, हम बोलते आ रहे हैं, तो जो हम विचार कर रहे हैं वो तुरंत हम बोलते हैं। उसमें दूसरी बार नहीं सोचना पड़ता ना। हाँ, क्योंकि जैसे आपने सोचा और आपने बोल दिया, क्योंकि हम बचपन में वही है ना, अपने आदत ही हो गई अपने दिमाग को कि दूसरी बार नहीं। बट होता क्या है कि आप घर पर जिस भाषा में बोल रहे हो, वो हिंदी हो, मराठी हो या जो भी है, बंगाली, उसमें आपने बार बार सोचा है, उसने आपने बार बार बोला है, तो आपके विचार जो है वो दिल से निकले और ज़ुबान से बाहर आ गए। बट जब आपको इंग्लिश में बोलना है, ये हम स्कूलों में देखते हैं, हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तब बच्चों को अगर ऑन द स्पॉट कुछ 2 लाइनें बोलने के लिए बोले तो बड़ी दिक्कत होती है उनके लिए। वो बोलते हैं नहीं सर आप लिख दो, हम कल बाय हार्ट करके आ जाते हैं और फिर बोल देते, तभी बहुत अच्छा बोलते हैं। बट अगर ऑन द स्पॉट 2 लाइनें भी बोलने के लिए बोलिए तो उन्हें डिफ़िकल्ट होता है, या वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते। शायद उनके पास थॉट्स है बट नहीं कर पाते, क्योंकि इंग्लिश भी जब वो उनको बोलना है तो वो अपनी लैंग्वेज में सोचते हैं और उसे फिर ट्रांसलेट करते हैं। एक मज़ेदार एग्जाम्पल है मराठी का कि एक लाइन टीचर ने बोल दी कि बोलून चालून शिवाजी हा राजा होता, तो बच्चे ने उसे ट्रांसलेट ऐसे किया, वॉकिंग एंड टॉकिंग शिवाजी वॉज द किंग। तो अब मज़े की बात यह है कि उसका रॉन्ग नहीं है। हाँ, बोलून चालून का उसने वॉकिंग एंड टॉकिंग, क्योंकि उसे ग्रामर भी बदलता है ना। हाँ, उसका ग्रामर भी बदल जाता है। अभी कर्ता कर्म क्रियापद ये मराठी हिंदी के ऑर्डर है, अंग्रेजी में थोड़ी अलग है, बट उतनी सोच नहीं है, तो उसने वैसे के वैसे ट्रांसलेट कर दिया। ये मज़े की बात होती है। इसलिए वो जो वर्कशॉप में भी जो हुआ कि जिनको अपने लैंग्वेज में बोलना था वो अच्छे से बोल पाए, उनको ज़्यादा नहीं सोचना था, उनके मन में जो आया बोल दिया। लेकिन जब आपको दूसरी लैंग्वेज में बोलना है तो उनको दिक्कत आती होगी। ऐसे है। सो सर, हम ओवर द इयर्स देख रहे हैं कि इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज बन चुका है, तो पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को हिंदी या रीजनल लैंग्वेज के स्कूल में एडमिशन नहीं लेते, तो ये क्यों धीरे धीरे वर्नाक्युलर मीडियम ढल रहा है कम्प्लीटली? एक तो हमारा एम क्या है कि हमारे बच्चे, आजकल एजुकेशन ऐसे हो गया ना कि ज्ञान नहीं पाना है, मार्क्स पाने हैं, नॉलेज के लिए नहीं है, स्कोर करना है। हाँ, स्कोर करना है बस। तू मार्क्स कैसे लाए वो 2020 वाली बात हो गई। आजकल 2020 क्रिकेट में आपने एज को लगकर भी सिक्सर मार दिया, तो आपका कोच ये नहीं आपको कहेगा कि भाई तूने एज को लग के मारा मतलब मिस स्ट्रोक हुआ है, वो ये बोलेगा तूने सिक्सर मारा है, एक बॉल में 6 का एवरेज, तेने 6 रन मारे। बड़ी बात यह है कि पहले के ज़माने में टेस्ट क्रिकेट होता था तो ऐसे कि आपने मिस स्ट्रोक मारा और बाउंड्री भी चली गई तो प्लेयर पेवेलियन में जाते हुए डरते डरते जाता था कि कोच उसे डांटेगा कि भाई तूने ये स्ट्रोक रॉन्ग खेला है, टेक्निकली साउंड नहीं है तो। अब वो बात नहीं रही, अब ये सिस्टम यहाँ पर भी वैसे ही हो गया। लोग ये चाहते हैं कि भाई मेरा एम क्या है कि जाकर मुझे एक अच्छा जॉब पाना है, तो उसके लिए क्या करना है कि आजकल अगर मैं इंग्लिश मीडियम में डालूँ तो शायद मेरा बच्चा अच्छा इंग्लिश बोल लेगा, अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेट कर लेगा और फिर उसे अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो जिसकी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, वो भी कैसे कैसे पैसे जुटाकर माँ बाप बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं। अब इंग्लिश मीडियम तो बहुत दूर रहा, अब तो अलग अलग क्या कहते हैं बोर्ड्स आ गए, ICSE हो गया, CBSE हो गया, IG आ गया, इंटरनेशनल बोर्ड्स आ गए, और लोगों को लगता है कि यहाँ डालेंगे तो बच्चे मेरे अच्छे आगे चलकर उनका फ्यूचर बनेगा। तो ये सोच रखकर लोग जो है ये इंग्लिश मीडियम की तरफ या अलग अलग वर्नाक्युलर मीडियम धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। और इसका कारण आज अब महाराष्ट्र में भी स्थितियाँ जो देख रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए महाराष्ट्र के, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये देख रहे हैं कि जो स्थिति है वर्नाक्युलर मीडियम की, वहाँ पर बच्चे स्कूल धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। और इसका रीज़न यही है एकमात्र कि आगे चलकर मैं अगर अंग्रेज़ी में पढ़ाई कर लूँ तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। बट ये नहीं हम सोच रहे कि मेरा बच्चा कितना ज्ञान पाएगा, कितना समझ पाएगा, उसे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये बात ही नहीं रही है, परसेंटेज वाली बात है। इस कारण हाँ, वहाँ परसेंटेज अच्छे मिल रहे हैं और फिर अगर उसने अच्छे से कर लिया
तो उसे अच्छी जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। और लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है मतलब मेरा बच्चा इंग्लिश में अच्छा बोलेगा ही बोलेगा, और ऐसे होता नहीं है। हाँ। या जो पढ़ भी रहा है ना जो सब्जेक्ट, वो भी उसके क्लियर नहीं है, और फिर बाद में चलकर पेरेंट्स को ये तकलीफ होती है कि हमने तो डाल तो दिया, उसके साथ ट्यूशन्स भी ढूंढने पड़ते हैं, और अगर नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उनके लिए कि अरे ये सब्जेक्ट तो ले लिया, इंग्लिश में है सारा, घर पे तो हम नहीं बोल पाते, और घर पे नहीं बोल पाते हैं तो उनको हम डाउट भी, शायद उन्होंने वर्नाक्युलर मीडियम में किया है, वो अच्छा वो समझते हैं, मैथ्स भी समझते हैं, बट उसे इंग्लिश में नहीं एक्सप्लेन कर पाते, इसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है, तो उनकी हेल्प नहीं मिलती। हाँ। घर में तो डिपेंडेंट हो जाते हैं बाहर, और इसकी वजह से कारण है कि धीरे धीरे वर्नाक्युलर मीडियम जो है, इंग्लिश मीडियम बढ़ते जा रहे हैं, ये स्कूल जो है धीरे बंद होते जा रहे हैं। सर, सो हमारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, चॉइसेस फॉर द लैंग्वेज? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आर्ट्स के भी ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस लैंग्वेजेस के भी, और उन्होंने भी ये कहा है कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, इंटरनेशनली भी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी मान लिया है कि मातृभाषा में पढ़ना ही सही है। अब जब आप मातृभाषा में पढ़ोगे तभी आपकी जो संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर होंगे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे, सोच भी सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि अगर मेडिकल का कोर्स 4 साल में होता है तो यही अगर अपने लैंग्वेज में हो, मातृभाषा में, तो बच्चा 1.5 साल में कर सकता है। ओह। पूरे साल भर की 10 साल की पढ़ाई जो है वो मातृभाषा में हो, ऑल सब्जेक्ट्स, तो वो 2 साल में हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका टाइम से हो सकता है, आपके पैसे बच सकते हैं, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं उस स्टडीज़ को, क्योंकि वो अपने ही लैंग्वेज में उनको समझना है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे मातृभाषा में पढ़ना लिखना ये पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो अभी भी वो वाली है, गुलामी वाली है। हाँ। कि हमें अभी भी हमारे दिमाग में ये है कि यार गोरा कोई दिखता है तो बहुत समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, इंग्लिश बोल रहा है मतलब वो इंटेलिजेंट है। तो इसकी वजह से कारण है कि हम लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, ये है। सर, तो हम लोग आज स्कूल में देखते हैं कि लैंग्वेज ऑप्शंस रहते हैं बच्चों को, तो एज अ सेकेंड लैंग्वेज बच्चे हिंदी बहुत ड्रॉप कर रहे हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये सब लैंग्वेज बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, और इससे हिंदी का प्रभाव और ढल रहा है। एंड वाई, लाइक पेरेंट्स क्यों ज़्यादा करके बच्चों को दूसरे लैंग्वेज की तरफ खींच रहे हैं? बिकॉज ये स्कोरिंग है, इसीलिए स्कोरिंग है। फॉरेन लैंग्वेजेस उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं ऐसे लगता है, बट कई बार ऐसे भी हो जाता है कि मेरे एक फ्रेंड ने लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ, और फिर कभी चलकर ऐसे भी हो जाता है कि हायर स्टैंडर्ड में जब जाते हो, क्योंकि शुरू में जब ये लैंग्वेज आती है ना तो ABCD वाला, मतलब स्टार्टिंग में छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, बेसिक होता है, तो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। जब हायर स्टैंडर्ड में जाते हो तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसमें मार्क्स मिलते भी नहीं हैं, और वो बच्चे फिर ड्रॉप करते हैं, फिर हिंदी की तरफ आते हैं, ये एक होता है, बट स्कोर होता है इसलिए करते भी हैं। एक बात अब ऐसा है कि हमारे यहाँ पर एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर, अब वो बदल चुका है, विद्यार्थी ब्रह्मा विद्यार्थी विष्णु विद्यार्थी ही देवो महेश्वरा विद्यार्थी साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री विद्यार्थी नमो नमः। ये स्थिति किसकी है? जो छोटी छोटी स्कूल्स है ना, जहाँ पे बच्चे कम होते जा रहे हैं, वहाँ पे शिक्षकों को बच्चों को पकड़ पकड़ के लाकर बिठाना पड़ता है, अदरवाइज उनकी जॉब चली जाएगी, तो बेचारे विद्यार्थियों को लाना पड़ता है। एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसा है कि बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे वेटिंग लिस्ट है कि भाई हमें ले लो, एडमिशन दे दो, बड़े बड़े स्कूल से। तो दो ऐसे फ़र्क दिखता है। अभी आपने जो क्वेश्चन बोला कि फॉरेन लैंग्वेजेस लेने पर लोग ज़्यादा हैं कि भाई फॉरेन लैंग्वेज ले, अब ये है कि वो लेने के बाद ये नहीं है कि मैंने फ्रेंच ले लिया तो मैं फ्रेंच में बोल सकता हूँ या कम्युनिकेट कर सकता हूँ। वो इतना ही हो जाता है कि आप फ्रेंच सीखते हो और उसमें मार्क्स अच्छे लाते हो कंपैरेटिवली हिंदी से, क्योंकि हिंदी या जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें, क्योंकि अभी हमने ऑप्शंस कहाँ दे दिया है, जो आपकी मदर टंग थी या आपकी जो देश की भाषा है हिंदी, उस भाषा को आपने ऑप्शन में डाल दिया है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो उसी को ऑप्शन दोगे तो नेचुरली अभी ऐसे लगता है कि मैं फॉरेन लैंग्वेज लिखूँ तो लोगों को, 4 लोगों को बताने में भी अच्छा लगता है, अरे मेरा बेटा फ्रेंच पढ़ रहा है, मेरी बेटी स्पेनिश पढ़ रही है, अच्छा लगता है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो उसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते,
सिर्फ जस्ट आप पढ़ते हो, मार्क्स लाते हो, बस। अगर उसके लिए आपको सच में वो लैंग्वेज ही सीखनी है ना उसके लिटरेचर के साथ, तो उसके अलग अलग लेवल्स हैं, वो आप बाहर से भी पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे अगर स्कूल की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड सिस्टम होने के कारण मार्क्स के लिए लिया जाता है, और फिर उसका जो हिंदी जो अभी तक थी भाषा, उसे हमने सेकेंडरी बना दिया कि अरे ऑप्शन है तो उसको निकाल ही देते हैं। उसमें काना मात्रा उसकी मिस्टेक्स होंगी तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारा रेड मार्क आ जाता है, मार्क्स कम हो जाते हैं। और अभी भी हम ये सोचते हैं कि हिंदी या बाकी की लैंग्वेजेस जो है उसे मार्क्स देते वक्त भी टीचर जो है खुलकर नहीं देते। बाकी की लैंग्वेजेस का अगर आप रिजल्ट देखो तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, और फिर फाइनली हम लोग ये सोचते हैं इतना पैसा डाल के हम पढ़ा रहे हैं तो मार्क्स ही लाने हैं ना, तो वो लैंग्वेज से ज़्यादा मिल रहा है तो हिंदी ड्रॉप कर देते हैं। ये कारण है। सो सर, आजकल काफ़ी पेरेंट्स बच्चों को फ्रेंच, स्पेनिश ये सब लैंग्वेजेस लेने बोलते हैं, बिकॉज इवन आजकल बच्चों को एब्रॉड भेजना पढ़ाई करने के लिए, ये भी बहुत बड़ा एक ट्रेंड हो चुका है। हर कोई अपने बच्चों को एब्रॉड भेजना चाहता है पढ़ाई करने के लिए। इसकी वजह से भी लोग हिंदी ड्रॉप कर रहे हैं। एक तो मार्क्स की वजह से कर रहे हैं, और दूसरी बात ठीक है, किसी पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा जो है फ्रांस में जाएगा तो फ्रेंच पढ़े, ठीक है, बट ये अभी तक 10th तक आपको पता ही नहीं ना। हाँ, जिनका कोई बिजनेस है या कंफर्म है कि भाई वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, उनको पढ़ा है, ठीक है। जैसे इंग्लिश की बात करें, हमें ऐसे लगता है कि इंग्लिश जो है वो सारी दुनिया में बोली जाती है। हाँ। लेकिन अगर दुनिया का आप देखो तो 200 देश हैं आसपास, 200 के, उसमें से आपको पता हो तो मैं बता दूं आपको, 14 देश है जहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेशन होता है। बाकी जो बड़े बड़े देश है जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है, जर्मन में जर्मनी चलती है, तो जापान में जापानीज चलती है, चाइना में चाइनीज चलती है, तो उनका कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश या बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस लेने के बाद ही आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वहीं जाना है। अच्छा, ऐसे है कि अभी हमने ऐसे सोचकर हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में या बाकी की लैंग्वेजेस को। हमारी देश की आवाज़ है 140 करोड़, और 140 करोड़ को हम चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ाए। क्या 140 करोड़ को वहाँ पे सबको वीज़ा मिलेगा यूके में? 140 करोड़ के 140 करोड़ वहाँ पे जॉब के लिए नहीं जा पाने। बट हम ये सोच के ही चल रहे हैं कि सबको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि उसे इंग्लिश आएगी तो ही वहाँ पे जॉब मिलेगा। ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के देश का अगर हम इकोनॉमी भी देखें तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोलने के बाद भी वो अच्छे से जॉब भी पा रहे हैं, अच्छे से कमाई भी कर रहे हैं। तो ये जो आपने पूछा कि फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है, जिन्हें जाना है वो पढ़ ले, बट सिर्फ एक रीज़न ये हो सकता है कि फॉरेन जाने का सपना है इसलिए पढ़ाएं। और आज ऐसे लगता है कि हमारे लैंग्वेजेस में अगर हम बात भी करें या बोले भी तो थोड़ा डाउन मार्केट लगता है, थोड़ा सा डाउन मार्केट लगता है। अरे हिंदी में बात कर रहा है, उसके थॉट भी अच्छे होंगे तो भी लोगों को थोड़ा डाउन मार्केट लगता है। वही बात अगर वो इंग्लिश में कर दे तो ऐसे लगता है वाह। इवन आजकल मैं देखती हूँ काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्ले डेट्स या ऐसे लेके जाते हैं बाहर, तो उनको ये आदत है अपने बच्चों के साथ भी इंग्लिश में ही बात करना है 5 लोगों के बीच में। तो आई एम लाइक कि ये क्यों इतना बदलाव, क्यों हम अपने मदर टंग में अपने बच्चों के साथ नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं, जबकि हम उसमें ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हाँ। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सेंटेंस कहा था, उनका एक वाक्य है, उन्होंने कहा कि USA के असेंबली में हिंदी में भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन भारत के संसद में हिंदी में मैं बोल नहीं पाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नेता है, किसी को बुरा लगे पर सॉरी, बट ये है कि वो वोट मांगने जब जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन जब संसद में खड़े होते हैं तो पता नहीं, क्योंकि कितने लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे वो भाषण देने खड़े होते हैं तो कोशिश होती है उनकी कि इंग्लिश में बोले, जबकि आपको 140 करोड़ जनता को समझे उस भाषा में बोलना चाहिए, हिंदी में बोलना चाहिए। बट ये नहीं है, ये अटल जी जो कह रहे थे वो सच है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन जो होता है, जिस पे चर्चा होती है, जिनके विषय में चर्चा होती है, वो लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है इंग्लिश में। ये बड़ी मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं बोलना चाहिए, बट अगर हमारी भाषा आ जाए और वहाँ पे दिखे कि हमारे लोग बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि फॉरेन का कोई लीडर यहाँ पे आता है, चलो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आ गए और उन्होंने एक बार भी बोल दिया ना नमस्ते भारत, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हो जाती है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि अरे उन्होंने हिंदी में शुरू। बट जब हम बाहर जाके हमें बोलने में क्या तकलीफ है, वो बोलते हैं तो अच्छा भी लगता है। एक सेंटेंस भी नहीं बोलते हैं, वो 2 शब्द बोलते हैं, तो तब प्राउड फील होता है।
हाँ तो हमें भी आदत डालनी चाहिए ना अपनी लैंग्वेज में। करेक्ट। इवन सर क्या आजकल एजुकेशन, जब हम बोल रहे कि इधर के इंडियन पेरेंट्स काफ़ी इंक्लाइंड है कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ाए, बट आज हम लोग ऑनलाइन काफ़ी वीडियोस में देखते हैं कि बाहर जो इंडियंस हैं वो अपने बच्चों को हिंदी और रीजनल लैंग्वेज सिखा रहे हैं वहाँ पे। उसका रीज़न ये होता है ना कि जब आपके पास बहुत कुछ आसानी से और आसपास होता है तो उसकी कीमत नहीं होती है। करेक्ट। और जब आप बाहर जाते हो तब अपनी चीज़ों की कीमत जो है पता चलने लगती है। और इस कारण शायद जब दूर होते हैं अपने देश से, अपनी भाषा से, तो ऐसे लगता है कि भाई इसको अपने आप कल्चर को मिस करते करते हैं। वहाँ पे फेस्टिवल भी मना लेते हैं, नवरात्रि भी होती है, गणपति भी, यहाँ से मूर्तियाँ लेकर लोग जाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि वो दूर है तो अपने कल्चर को बचाने की कोशिश करते, तब वहाँ पे पता चलता है कि हमारा कल्चर कितना रीच है। और यहाँ होता है तो आसपास में वही चल रहा है, हाँ। तो उसकी कीमत नहीं होती। जैसे महात्मा गांधी जी ने धोती पहनी और गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे -डिग्री टेम्परेचर में गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आए हैं और ये बंदा खाली धोती पहनकर आया हुआ है। बट गांधी जी ने ये कहा कि मेरे देश के 70 से भी अधिक प्रतिशत लोग जो है इसी कपड़े में हैं और मैं उनका प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, तो मैं अगर सूट वगैरह पहन के आऊँ तो कैसे लगूंगा मैं उनका प्रतिनिधि। तो सीधी सी बात है कि वहाँ लोगों को बहुत अप्रूव लगता है, बट वो हमारे देश की मिट्टी से आए हैं ना। तो वैसे ही है कि वहाँ पे जब फेस्टिवल मनाया जाता है वहाँ पे कल्चर की बात होती है, लेकिन ये कल्चर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लोगों को उसी तरीके से मनाना चाहिए। और लोगों में वो जो प्रेम है अपनी भाषा के प्रति जो वहाँ दिखता है यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पे अगर टूटी फूटी इंग्लिश बोली जाती है तो लोगों को लगता है कि अरे वाह क्या इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। जब आपके विचार है अपनी भाषा में भी बोलोगे, और कोई भी भाषा जो है ना जब आप अच्छे से बोल लेते हो तो अच्छी लगती, मीठी लगती है। सर सो हम आज देखते हैं जेन जी जो हमारा है वो AI फिर गूगल ट्रांसलेशन ये सब यूज़ कर रहा है, बट इससे जो एक्चुअल राइटिंग है, जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, वो उनका ढल रहा है। इसका आंसर हाँ ही है। बड़ी दुख की बात है, बोलते वक्त बड़ा दुख होता है, क्योंकि एज एन टीचर आपको एक मज़े की बात बता दूं मैं कि यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों ने एक एप्लीकेशन दिया है। वो ये है कि हमारे आंसर्स में अगर हमने व्हाट्सएप वाले शॉर्ट फॉर्म डाले होंगे तो उसे भी मार्क्स दे दी जाए। और यूनिवर्सिटी का पैनल इस पर सोच विचार कर रहा है कि आगे चलकर फ्यूचर में ये लैंग्वेज में बच्चे आंसर्स लिखेंगे तो क्या इन्हें राइट देना चाहिए या नहीं। तो मतलब उन लोग का जो स्लैंग है या शॉर्ट फॉर्म्स है क्योंकि वो इतने हैबिचुअल हो गए, उनकी इतनी आदत है कि वो अभी पूरा वर्ड लिख ही नहीं पाते। अरे आजकल लोग आई लव यू भी 1-4-3 में बोल रहे हैं ये दुख की बात है। तो इतना शॉर्ट फॉर्म हम लोग, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का ऐसे लगता है कि यही कम्युनिकेशन है, अब हम लिखना भी छोड़ देंगे ना। तो ये सेम चीज़ जो है AI की बात आपने की, बाकी जो अभी ये गूगल ट्रांसलेटर वगैरह आया, अब एक न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा कि अब लोग ऐसे भी चर्चा करने लगे हैं कि शायद हमें वीक में 2 दिन सिर्फ लिखने के लिए देने पड़ेंगे। उसके लिए हमें एक सेलिब्रेट करना पड़ेगा कि 2 दिन हम लोग लिखने के लिए सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि लिखने की आदत ही गई है, लोग लिख ही नहीं पा रहे हैं। और अब जो बच्चे एक तरफ टाइप कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स वगैरह जब बनाते हैं तो लैपटॉप पे बना लेते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको हैंड रिटन आंसर्स लिखने हैं। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत है कि हम लोग पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम बाकी के दिन टाइप करते हैं और सिर्फ एग्जाम, तो राइटिंग स्पीड और नॉर्मली बच्चों की हैबिट हमने देखी है कि एग्जाम के दिन ही वो पढ़ते हैं या लिखते हैं, बाकी के दिन तो, और कॉलेजेस में तो ज़्यादा कंपल्शन नहीं होता है, तो उसी दिन उनको पेपर में आता नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन वो स्पीड नहीं है या हाथ थक जाते हैं, उंगलियां थक जाती है तो लिख नहीं पाते। तो उनका ये कहना है कि भाई हम लोग, हमारी क्षमता ही नहीं रही कि हम लिख पाएंगे। तो अभी वो लिखने की आदत ही ख़त्म होती जा रही है, और उसके ऊपर से ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे तो आप पहले तो टाइप भी कर रहे थे, अब तो बोल के भी टाइप हो रहा है। तो आगे चल के तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये लिखने के बाद हम लोग जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह निकाल रहे थे, अब इससे तो ये होगा कि आप जब बोल कर ही लिख रहे हो तो उसमें भी करेक्ट होके ही आ जाएगा। तो भाषा लिखने की आदत ख़त्म हो जाएगी।
और धीरे धीरे अब आपको बता दूं कि सारी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 6000 से ऊपर भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें बोली भाषाएं भी हैं। भारत का विचार किया जाए तो भारत में 1600 से ज़्यादा अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में 250 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं ना, इस टाइम के दरमियान भी दुनिया भर की 2-4 भाषाएं डेड हुई होगी। इतने फास्ट डेड लैंग्वेजेस, मतलब भाषाएं लुप्त होती जा रही है, क्योंकि उसमें लिखा नहीं जा रहा है, उसमें बोला नहीं जा रहा है। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि मातृभाषा है हिंदी, ये टिकना ज़रूरी है, क्योंकि ये भाषा अगर नहीं बोली गई, नहीं लिखी गई, तो धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। और ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे फ़ायदा तो होगा, हम प्रिंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये भाषाएं की जो स्क्रिप्ट है वो ही ख़त्म होती जाएगी। लिखना मतलब इंसान नहीं लिख पाएगा, ये बड़ी टेंशन। सो इवन सर आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है या मोबाइल ऐप है जहाँ पे लोग भाषा सीखते हैं, बट आपको फील होता है कि उससे एक्यूरेटली सीख पाते हैं लैंग्वेजेस? ऑनलाइन का कल्चर अभी बढ़ गया है जैसे। और अगर कोरोना ने हमें क्या गिफ्ट दिया, तो कोरोना का ये गिफ्ट है कि हम लोग अभी 24/7 जो है वो ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में तो अभी सभी को कभी भी उठकर, अगर फॉरेन क्लाइंट है तो दिन रात काम करना पड़ता है। और धीरे धीरे अब सभी जो नहीं थे, लैपटॉप पर नहीं थे, मोबाइल पे नहीं जानते थे, उनको भी वो जानना पड़ा। जैसे हम लोग टीचिंग फैकल्टी है, तो हमें तो पता ही नहीं था कि जब ऑनलाइन क्लासेस लेने थे हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन हम लोग भी धीरे धीरे सीख गए। अब इसका क्या हुआ है मैं बताता हूँ। इसका परिणाम ऐसे हुआ है कि आजकल कहीं स्कूलों में अगर कुछ कारणवश स्कूल नहीं हो पाया तो वहाँ की मैनेजमेंट ये कह देती है कि भाई आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर लो। ऑनलाइन हमने पढ़ाया, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सचमुच पढ़ाई हो रही थी पता नहीं, क्योंकि आपको कैमरा ऑन करना है तो बच्चे को बंद करके भी, ये टेक्निकल ग्लिच था वगैरह, नए नए शब्द हमें भी पता हुए। तो ठीक है, उस ज़माने में वो ऐसा समय था कि तभी हमें कुछ ना कुछ पढ़ाना था और हमें एक जरिया चाहिए था, तो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया। अब आप जो कह रहे हो कि ऐप के थ्रू हम पढ़ सकते या नहीं, या नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐप के थ्रू कर रहे हैं। जैसे म्यूज़िक सीखने वाला ऐप के थ्रू गिटार बजाना सीख रहा है, पियानो बजाना सीख रहा है। पर क्या होता है कि जब सीखने की बात आती है तो एक शायर ने कहा है, नज़र से नज़र मिली और नज़र आ गई। मतलब जब हम एक दूसरे के सामने बैठकर सीखते हैं तो वो सीखना होता है, पर्सनल टच ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग में वो इमोशंस होते हैं। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी ABCD AI पढ़ा देगी, पर जो पर्सनल टच होता है ना, कई बार जब बच्चे सीखते हैं तो वो सब्जेक्ट उनको तब अच्छा लगने लगता है जब टीचर अच्छा लगता है। कई बच्चों को सब्जेक्ट से प्यार इसलिए होता है कि वो टीचर अच्छी है, तो धीरे धीरे उसका उस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे लगता है ये सब्जेक्ट भी अच्छा है। तो कई बार सब्जेक्ट कई ड्राई सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो टीचर की पढ़ाने की स्टाइल इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छे से पढ़ाता है, अपनेपन से पढ़ाता है कि धीरे धीरे वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है और वो पढ़ता है। तो ऐप से पढ़ना एक ठीक है, एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है, जब कुछ भी नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन ऐप के थ्रू आपने पूरा सीख लिया ये नहीं होगा। हाँ, पूरी तरह से आप उसको ज्ञान नहीं, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो आप ऑनलाइन चलो ऐप खोल लिया, आपको बाकी कोई माध्यम ही नहीं है तो आप कर सकते हो, बट ऐप के थ्रू पढ़ना किसी भी चीज़ में वो गुरु का स्थान जो है गुरु का स्थान है। करेक्ट। ऐसे बोला जाता है कि बच्चों को अगर चाइल्डहुड लेवल से ही तुम काफ़ी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस कर दो तो उनका ब्रेन जल्दी कैच कर लेता है। वो मतलब वो साइंस भी कहता है कि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है और वो कई लैंग्वेजेस एक साथ सीख सकते हैं, और हमने देखा है बच्चे कर लेते हैं। अब ये है कि उसका कितना प्रेशर होगा, मतलब उस कितने लेवल पर क्या क्या पढ़ाना है। अगर हमने उसे थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लिया, अलग अलग कर लिया कि भाई इतने स्टैंडर्ड में आप इतना पढ़िए, तो शायद उसका बर्डन भी नहीं होगा और वो एक साथ ये लैंग्वेजेस कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, तो हमारे कम से कम 3 लैंग्वेजेस तो हम पढ़ ही लेते थे। अच्छा, घर पर अगर एक अलग लैंग्वेज है तो उसमें भी बोल लेते थे, तो 3-4 लैंग्वेजेस तो हम कर ही लेते थे। और बच्चे होंगे तो उनमें वो क्यूरियोसिटी भी होती है, उनकी उत्सुकता भी होती है
कि ये लैंग्वेज में मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, इसमें क्या नए शब्द है। तो मेरे ख्याल से अगर बचपन से अलग अलग लैंग्वेजेस का ऑप्शंस हो और वो इंटरेस्टिंगली पढ़ाई जाए तो वो ज़रूर कर लेंगे, और करते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है लैंग्वेजेस पढ़ना। सर आजकल हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में बहुत स्कूल्स माँ बाप का भी इंटरव्यू लेते हैं। अगर उनको इंग्लिश आती है ठीक से तो फिर वो उनके बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो सर ये क्यों ऐसा, क्यों इंग्लिश ही आना चाहिए, ऐसे प्रेफरेंस क्यों? चाहे वो नॉलेजेबल हो सकते हैं, ज़्यादा केपेबल हो सकते हैं, बट एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से क्यों उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता? अब ऐसा है ना कि एक तो फर्स्ट माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं तो उसके पीछे की ये सोच हो सकती है कि घर पे ये अगर माँ बाप जानते हैं लैंग्वेज तो शायद उसे बच्चों को हेल्प मिलेगी। करेक्ट। ताकि वो कुछ डाउट्स हो तो बाकी कुछ नहीं होगा तो एक सपोर्ट सिस्टम हो जाएगी कि माँ बाप उनसे करवा लेंगे। हाँ। पर असल में ऐसे होता नहीं। अगर डैड सीए है तो बच्चे का मैथ्स लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। और अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो भी वो बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देती है। करेक्ट। और जिनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं थे उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। तो मीन्स ये है कि ऐसा नहीं है कि माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो वो ध्यान देंगे। शायद वो उसके पीछे का थॉट ये हो सकता है कि ये पढ़े लिखे हैं तो ये कर लेंगे, बट ऐसा नहीं दिखता ना। तो उसकी वजह से जो आपने कहा कि जिनके माँ बाप शायद इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे पा रहे लेकिन वो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं तो वो अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि फाइनली क्या होता है कि वो बच्चा अगर अच्छा है तो पढ़ ही लेगा। जिनके घर में बैकग्राउंड नहीं था उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े हो गए। हाँ, लेकिन जब हम उनका इंटरव्यू लेके पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इनको बोलने नहीं आता है तो बच्चा भी नहीं कर पाएगा, तो ये गलत होगा। और वो शायद वो जो सोचते ही ये तो उनका ये थॉट होगा कि माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे संस्कार होंगे, उसके कानों पर वो भाषा आती रहेगी और वो जतती, पर ऐसे दिखाई नहीं देता। तो उसकी वजह से शायद ऐसे होगा कि माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बच्चा स्मार्ट है या माँ बाप के इंग्लिश नहीं लेकिन बाकी के विषय अच्छे हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती अच्छे स्कूल में पढ़ने की, तो मिलनी चाहिए एक्चुअली। उनका नॉलेज देखा जाए, सिर्फ उस लैंग्वेज में कितना बोलते हैं वो न देखें। बचपन से बच्चों को बोला गया इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश सीखो, बोलना सीखो वरना तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। बट एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि लैंग्वेज लोगों को इंट्रोवर्ट भी बना देती है। अगर समझो कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज में या मदर टंग में खुल के बात कर सकता है, बट जब ही इंग्लिश बोलने आया तो उनको जो बोलना है, एक्सप्रेस करना है, वो नहीं कर पाता, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। तो आई थिंक उससे वो इंसान के करियर पे भी बहुत अफेक्ट करता है। वो हम तो बहुत जगह पर देखते हैं। हाँ, क्योंकि जब आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो तो अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। वो 3 इडियट्स वाली मूवी देखी आपने? हाँ। उसमें जो स्पीच लिख कर देता है हाँ। और जब वो बोलता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। हाँ। अगर वो समझता तो शायद वो स्टेज पर आकर वो भाषण नहीं देता है ना। तो वो बेचारा समझा नहीं, उसे लगा मैं लिख के दिया है तो अच्छा ही होगा तो मैं बोल दूं, लेकिन उससे क्या मीनिंग निकलता है उसे पता नहीं। तो वो वाली बात हो जाती है कि जब आपके मन में कुछ है विचार, मुझे ये बोलना है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के कारण वो नहीं बोल पाते, तो ये हो जाता है कि जो बोलना है, जो मुझे कहना है वो मैं नहीं कह पाता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो ही जाती है। और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे ये होता है ना कि आप बोलना बंद कर देते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में बहुत अच्छे विचार है, उनके दिमाग की सोच अच्छी है, उनके पास शायद बहुत अच्छे आइडियाज़ है, लेकिन वो बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में आगे नहीं आते बिकॉज उनके दिमाग में होता है अरे बाकी के लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बोल पाता हूँ, तो नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो धीरे धीरे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। आप आज 30 ईयर्स से एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, सो आपने काफ़ी जनरेशन्स देखे हैं, तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि इवन जो बच्चे हिंदी पढ़ चुके हैं या कोई और रीजनल लैंग्वेज पढ़े, वो लोग भी बहुत आगे गए अपने करियर में। आप आज के पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहोगे? कई उदाहरण है, मतलब पेरेंट्स ही देखे, उनके जनरेशन या उनके पीछे वाले जनरेशन में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, अब मतलब भारत की बात करते हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने डॉक्टर्स हुए हैं, वो कहीं ना कहीं वर्नाक्युलर मीडियम से है। ये जो फैड अभी आया है, मतलब अभी तो ज़्यादा हुआ है, 90s
के बाद बहुत ज़्यादा हो बहुत गया। ज़्यादा उससे पहले तो जो पढ़ रहे थे वर्नैक्युलर मीडियम था, उससे तो मैं ये कहूँ कि वर्नैक्युलर मीडियम छोड़िए, प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं थे, बीएमसी स्कूल से आए हुए लोग हैं और वो डॉक्टर्स बने हैं, वो इंजीनियर्स बने हैं, वो बड़े बड़े पदों पोस्ट पे पे काम हैं, कर रहे हैं। correct। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। उसके लिए तो पूरी ऐसी, अगर आप लेके बैठ जाओगे तो बड़े बड़े लोगों के नाम निकालोगे तो सारे ऐसे दिखेंगे कि अरे ये सारे जो है ये अपनी अपनी भाषाओं में पढ़े हैं, मातृभाषा में पढ़े हैं, छोटे छोटे जिला परिषद के स्कूल में पढ़े हैं और आज जाके इतने बड़े पोस्ट पे हैं, आईपीएस बने, आईएएस बने। तो ऐसा नहीं है, तो है उदाहरण बहुत सारे। सर हम देखते हैं आजकल काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को एब्रॉड भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो क्या ये ज़रूरी है? उनसे क्या उनके ग्रोथ में कोई रुकावट होगी? ग्रोथ में रिकॉर्ड वो हमारे मानने पर है ना, ग्रोथ किसे कहेंगे। अगर आप भारत की बात करें तो आज अगर आप देखोगे, हम मुंबई में हमें, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी अभी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, वो कोई ख़रीद रहा है इसलिए बन रहा है। अच्छा, वो करोड़ों में है और वो ख़रीदने की कैपेसिटी रखने वाले लोग हैं, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है। तो जो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर कमा रहे हैं और यहाँ पर घर खरीद रहे हैं, इसका मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है। हाँ। तो यहाँ रह के भी आपकी ग्रोथ होती है। अब ऐसा है कि लोगों को ऐसे लगता है कि मैं वहाँ जाके डॉलर्स में कमाऊँ तो मेरी ग्रोथ हुई। अब एब्रॉड में भेजना, अब मैं गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की बात करता हूँ। उन्होंने ये लिखा था कि मैं बाहर जाकर बैरिस्टर इसलिए बना कि शायद भारत में शिक्षा लेता तो बैरिस्टर नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब एक फैक्ट हमें मानना चाहिए कि वहाँ बहुत सारे बच्चे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि शायद उन्हें यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता, तो एब्रॉड में जाने के बाद उसमें डिग्री करने के लिए एडमिशन मिल जाता है। अब उनकी फ़ीस कितनी है आप जानती हैं, डॉलर्स में फ़ीस भरनी है, तो वो उनके लिए सोर्स हो गया है, उनके यूनिवर्सिटी पर वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जबकि हम उन्हें फंडिंग कर रहे हैं। और जब सैलरी आपको डॉलर्स में मिलती है तो हम उसे कन्वर्ट करके देखते हैं इंडियन रुपीज़ में, तो हमें लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत कमा रही है, लेकिन आप साथ में ये भी सोचिए कि उसके साथ खर्चा भी कितना है उनका वहाँ पर, वो भी डॉलर्स में हो रहा है। तो अगर उसे जोड़ ले तो सच में क्या ग्रोथ होती है। और दूसरी बात, अगर आपको सच में फॉरेन में जाकर कुछ करना है, जो ऐसे कोर्सेज कीजिए जो यहाँ पे नहीं हो पा रहे, कि भाई ये नहीं हो रहा है, ये एडवांस लेवल का है, तो वहाँ पे जाके कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही ग्रोथ होती है, ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नौकरी करने के बाद भी अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, अच्छी ग्रोथ हो रही है, और वो शायद यहाँ पे अपनी मिट्टी से कनेक्टेड है, अपने लोगों से कनेक्टेड है। अब एक पीढ़ी जो वहाँ पर गई हैं, उनका सबसे बड़ा दुख ये है कि ना तो वो वहाँ के हो पाए, ना तो वो यहाँ के रह पाए, इमोशनली टूटे हुए हैं। अब वो यहाँ नहीं आ सकते और उनके बच्चे तो बिल्कुल नहीं आ सकते। वो नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पर उनका बाकी सब कुछ जो है वो वहाँ पे है। हाँ। उन्हें आना है क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बट अब वो बीच में फंसे हुए हैं। शायद उनके आगे वाली जो जनरेशन होगी, उनको इस देश से कोई लगाव नहीं होगा, इस मिट्टी से लगाव नहीं होगा। तो एक इमोशनल ग्रोथ भी तो होती है ना, इमोशनल अटैचमेंट भी जो होती है, उससे हम टूट जाते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल बात कीजिए तो शायद डॉलर्स में कमाने के बाद थोड़ी सी ग्रोथ होती होगी, पर यहाँ नहीं होती है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। सर, हमारी भारतीय भाषा की ताकत क्या है सिनेमा, लिटरेचर, पोएट के माध्यम से? भारतीय भाषा में बहुत सारी भाषा में लिखा जाता है। हर एक भाषा की अपनी एक खूबसूरती होती है। अगर आप मुंबई के बाहर से आते हो और यहाँ पर आप देखते हो कि प्याज को प्याज नहीं कहते, कांदा बोलते हैं। हाँ। या बटाटा जो है उसे वहाँ पर कुछ अलग कहा जाता है। हाँ। तो वो अपनी खूबसूरती है ना। जब आप वहाँ बोलो अरे हमारे यहाँ ना प्याज के पकौड़े बनते हैं, हाँ। तो आप यहाँ बोलते हो कांदा भजी होती है। तो ये अपनी अपनी भाषा की खूबसूरती है। हाँ। और वो वही उसकी खूबसूरती यही है कि वो अपनी भाषा में अच्छी लगती है, और वो सारी भाषाएं जो है वो खूबसूरत है, सुंदर है। अब जब हम सिनेमा, नाटक या उसकी पोइट्री की बात करते हैं, सभी भाषा में लिखा जाता है और वो अपनी अपनी पहचान लेकर आती है, क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है। अब जब हम सिनेमा की बात करते हैं, खास करके बॉलीवुड की बात करते हैं, आज के जो डायलॉग्स आ रहे हैं या आज के जो राइटर्स लिख रहे हैं वो अच्छा नहीं लिखते, ऐसे नहीं, लेकिन जो डेप्थ,
पहले के गानों Language में में था। थी, डायलॉग्स में थी। लोगों को डायलॉग्स के डायलॉग्स याद है, सिनेमा के सिनेमा याद है, क्योंकि उसमें एक पोइट्री थी, उसमें एक अपनी स्टोरी लाइन थी। अब वो धीरे धीरे जो है डायलॉग्स भी जो लिखने वाले लोग हैं वो भी शायद लिटरेचर उनका उतना नहीं पढ़ा होगा, या फिर उनका एक्सप्रेशन का भी ऐसे होगा कि मैं 2-4 शब्द इंग्लिश में लिख दूँ तो भी ठीक है ना, कम्युनिकेट हो जाता है, ठीक है। बट अब एक एग्जाम्पल के तौर पे साहिर साहब ने एक गाना लिखा है, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे। अब ये आजकल की पीढ़ी को मैं सुनाऊं, गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन कितने लोगों को ये समझ पाएंगे कि लागा चुनरी में दाग क्या कह रहे हैं साहिर साहब? कि वो ये कह रहे हैं कि जब भगवान ने मुझे बनाया और ये शरीर जब इस धरती पर आया तो इस पर कोई दाग नहीं था, और जब हम जीवन में जीते हैं तो इतनी गलतियां करते हैं कि इस पे इतने दाग लगते हैं, फिर मैं ऊपर जब जाऊं तो उसे मुंह कैसे दिखाऊं। तो इतनी बड़ी फिलॉसॉफिकल बात उन्होंने एक फिल्म के माध्यम से कह दी है, एक फिल्म के गाने में कह दी है। अब देखिए कितनी बड़ी पोएट्री है। अगर ये पोएट्री हम नहीं समझ पाए तो फिर वो भाषा का आनंद कैसे लेंगे? अभी कबीर जी के दोहे हैं, अभी वो कहते हैं चदरिया झिनी रे झिनी। तो जब हम ये शरीर ही चदरिया की तरह है और वो अब समझ नहीं पाओगे तो लिटरेचर वैल्यू ही खत्म होती जाएगी। आगे वाला जनरेशन इसे नहीं समझ पाएगा। ये दुख की बात होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिटरेचर, ये भाषाएं टिकनी चाहिए, क्योंकि हमें विरासत में इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, तो उसे नहीं समझ पाएंगे तो कई सालों के बाद वो किताबों में रह जाएगी। उसे आगे लेकर जाने के लिए भाषाएं टिकना बहुत ज़रूरी है, और ये फिल्मों के माध्यम से हो, नाटक के माध्यम से हो। जब एक्टर की भूख क्या होती है, दुनिया के लोग प्ले करते वक्त एक प्ले एक्टर क्यों चाहता है कि मैं शेक्सपियर करूं, एक बार शेक्सपियर का प्ले करूं। बहुत सारे रोल करता है, लेकिन क्यों चाहता है? इसलिए चाहता है कि शेक्सपियर ने लिखी हुई जो भाषा है वो भाषा मैं कैसे बोल पाऊंगा, मैं कैसे डिलीवर कर पाऊंगा, उसका आनंद वो लेना चाहता है। रोल तो उसने काफ़ी किए होंगे, पर वो भाषा की मज़ा है। हर एक भाषा का अपना अपना अपनापन होता है। सभी भाषाएं जो है वो टिकने के लिए वो बोलनी चाहिए, वो लिखी जानी चाहिए। तभी जैसे हिंदी का भी है, अगर फिल्मों में भी है, नाटकों में भी है, तो वो लिटरेचर आप जब स्कूलों में पढ़ोगे, आप जब कॉलेजेस में पढ़ोगे, तभी वो टिक पाएगी। नहीं तो धीरे 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 उस भाषा से ही आप टूटते जाओगे, तो कम्युनिकेट, आप जब भावना एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, फिर आपकी भाषाएं टूटी फूटी हो जाएगी, मिक्स होगी। जैसे अब इंग्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश ही हमने लाया ना वर्ड, कि हम नहीं बोल पा रहे थे हिंदी में, या हम नहीं बोल पा रहे थे इंग्लिश में ठीक तरीके से, तो उसको मिला दिया। ठीक है, एक होता है कि आप उसका डिफेंस लोग ये करते हैं कि भाषा किस लिए है, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, मैंने बोला, आपने समझा, हो गया। तो ये पर्पस नहीं है। ठीक है, भाषा तो समझ ले ली, लेकिन फिर भी एक भाषा की अपनी जो खूबसूरती है वो तभी होगी जब आप उसे पूरी तरह से ग्रामेटिकली भी अच्छा बोल लीजिए। सो आई फील कि सर काफ़ी लोग आजकल लिटरेचर में मास्टर्ड नहीं है, बिकॉज तुम बोलते हैं ना इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे हो, हिंदी भी पढ़ रहे हो, रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ रहे हो, तो बोलते हैं ना तुम हर जगह हाफ नॉलेज है तुम्हें, तुम कहीं के पूरे नहीं हो। वो हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। करेक्ट। वो तो कहावत ही है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा को जानने की कोशिश कीजिए, उसके विचार को। जब आप एक भाषा में बोलते हो ना, तो उसी में आप पूरा अपना विचार रखने की कोशिश कीजिए। सर, हमारा गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रहा है कि हमारा कल्चर ना छूटे हैं, हिंदी और बाकी जो हमारी भाषाएं हैं वो और लोगों तक पहुँचे? अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज ऑप्शंस हो और मातृभाषा पर उनका फोकस हो, कि अपनी भाषा में पढ़े। क्योंकि आज भी ना, अभी आप गांव खेड़ों में जाओगे ना, तो सीबीएसई स्कूल मिलेंगे आपको, आईसीएसई स्कूल मिलेंगे आपको, नहीं है ऐसे नहीं है। स्कूल तो बना दिए, एडमिशन्स भी हो रहे हैं। चैलेंजेस पेरेंट्स के सामने ये है कि उनको वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाए घर पर, क्योंकि वहाँ पर इतने इजीली ट्यूशन्स नहीं है। स्कूल वालों ने तो बड़ी इमारतें बना दी, उनके एडमिशन्स भी हो गए, उन्होंने फ़ीस भी ले ली, बट बच्चा उसे समझ नहीं पा रहा है और घर से कोई मदद नहीं मिलती। और उससे होता ये है कि आपका पढ़ने का जो स्पीड है ना, वो धीमा हो जाता है, आप उसको नहीं समझ पाते, और जैसे जैसे हायर एजुकेशन की तरफ जाते हो तब आप और पीछे रह जाते हो।
तो होगा ये कि अपनी भाषा में नहीं होने के कारण अपनी भाषा से आप दूर तो हो ही जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जब आप बात करते हो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ही, उससे फ़ायदा ये होगा कि अपनी भाषा के बहुत सारे लोग जो आज दूर जा रहे हैं वो अपनी भाषा में पढ़ेंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे। तो शायद उसको बच्चों को भी हमें ध्यान देना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है। आजकल हम थोप रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि पेरेंट्स चाहता है कि ये करे, उनको लगता है इसलिए बहुत सारे बच्चों को लेना पड़ता है, और आगे चल के हम उनका इंटरेस्ट देखते ही नहीं है, और फिर बेचारा कहीं का नहीं रहता, वो भाषा भी ये नहीं सीख पाता, वो भी ठीक से नहीं कर पाता। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बेनिफिट होगा कि उसमें बहुत सारे नई लैंग्वेज, मतलब जो मातृभाषाएं हैं या बाकी की भाषाएं वो टिक पाएंगी, वो उसमें कम्युनिकेशन होगा। और ऐसे हो सकता है कि अभी धीरे धीरे ये शुरुआत हुई है कि कोर्ट में भी अब ऐसा होता है कि कोर्ट में जब आप जाओगे तो आपकी तरफ से लड़ने वाला जो वकील होगा वो इंग्लिश में बोलेगा, जजेस जो है वो फैसला सुनाए इंग्लिश में। अच्छा, किसकी केस चल रही है? भारत में रहने वाले लोगों की। तो उसको बेचारा जो है उसको तो पता ही नहीं कि उसके बारे में क्या बोला जा रहा है। तो वो भी अब जब डिबेट होगा तो वो अपनी लैंग्वेजेस में हो, तो वो अपनी इच्छाएं कैसे, हाँ, मतलब उसको जो अपनी साइड रखनी है वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसकी तरफ से वकील बोल रहा है। लेकिन जब ऐसे होगा कि जज भी अपनी भाषा में फैसला सुनाए, वकील भी अपनी भाषाएं बोले, तब आप डिफेंस भी अपनी भाषा में कर सकते हैं, या अपनी तरफ से जो भी है बोल। तो ये सारे फील्ड में जब होते जाएगा तो अपने आप सभी चीज़ों में, अब हम गवर्नमेंट के कहीं जगह पर ऐसे कि महाराष्ट्र में है तो मराठी में अगर सब कुछ आ जाए तो अपने आप मराठी को प्रोत्साहन मिलेगा। करेक्ट, लोग मराठी अपने आप पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ऐसे हो रहा है। IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स अगर महाराष्ट्र में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप टीवी पर देखिए, वो बाहर के देश प्रांत से भी आए हैं तो भी वो टूटी फूटी क्यों ना हो मराठी बोलते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर उनको अभी ये कंपल्शन आ गया है कि आप इतने हायर पोस्ट पे हो तो आप उस स्टेट की लैंग्वेज एटलीस्ट कम्युनिकेशन कर लीजिए। तो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा सभी जगह पर कि आप वो लैंग्वेजेस जो हैं इतने बड़े लोग बोल रहे हैं तो आप भी सीख लोगे कि अरे हाँ, ये हमें सीखना पड़ेगा। तो ये भाषाएं अपने आप जो है आगे बढ़ेंगी, ये पॉलिसीज काम कर रही हैं। अच्छा है, इस तरह से हम लोग अडेप्ट कर पाएंगे हमारी भाषाओं को। सर, इस तरह आपको क्या लग रहा है हमारा फ्यूचर क्या है, लाइक हमारी हिंदी भाषा और बाकी भारत की भाषाओं का ग्लोबली क्या इम्पैक्ट हो रहा है? ग्लोबली मीन्स अभी ऐसा है कि बोर्ड्स बहुत आने के कारण हम लोग तो ठीक है, अभी तो लोग जा रहे हैं इंग्लिश पढ़ना है या फॉरेन लैंग्वेजेस, लेकिन एक आशा वाली, हमें एक आशा दिलाने वाली एक बात मैं बता दूं आपको। एक स्टैटिस्टिक आया है और वो महाराष्ट्र का है, बाकी के प्रदेश का मुझे पता नहीं, लेकिन वो स्टैटिस्टिक ये कह रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में गए थे या अलग बोर्ड में गए थे, अब ये पिछले 2-3 सालों में करीबन 75,000 से 1 लाख बच्चों ने जिला परिषद के स्कूल में एडमिशन लिया है जो प्राइवेट स्कूल में गए थे। अब उनको ये, उनके पेरेंट्स को ये लग रहा है कि वहाँ से ज़्यादा हमारे बच्चे यहाँ पे अच्छा पढ़ पाएंगे, और पैरेलल वो स्कूल्स क्या कर रहे हैं, सेमी इंग्लिश मीडियम भी चला रहे हैं। मीन्स इंग्लिश भी उतनी आपको अच्छी पढ़ाई जाएगी, साथ में मराठी भी या जो भी लैंग्वेजेस है वो पढ़ाई जाएगी। और हमारी प्रॉब्लम यही है ना कि जब हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, इंग्लिश स्टार्टिंग से होता है, मराठी थोड़ा लेट आता है। करेक्ट। जब हम मराठी मीडियम में पढ़ रहे थे तो इंग्लिश लेट आती थी, चौथी पाँचवीं के बाद। तो ये अगर साइमल्टेनियसली जो आपने क्वेश्चन किया था कि सारी लैंग्वेजेस, 2-3 लैंग्वेजेस अगर साथ में पढ़ाई जाए तो ये बेनिफिट हो सकता है। थोड़ा सिलेबस अगर आप प्रॉपर उसे डिज़ाइन किया जाए तो साथ में, हमारी टेंशन क्या है कि बच्चा इंग्लिश में बोले, अगर वो स्टार्टिंग से पढ़ लेगा उसमें कॉन्फिडेंस होगा। और ऐसे भी है, हमने बड़े बड़े पोस्ट पे जो मराठी वर्नाक्युलर मीडियम से निकले वो अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, वो अच्छे से बोलते हैं, उन्हें कहीं दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। तो ये होगा, अब चित्र जो है बदल रहा है। हाँ। सर, आपने 3 जनरेशन्स को पढ़ाया है, तो आपके हिसाब से भाषा का प्रभाव कैसा बदला है ओवर द डिकेड्स? थोड़ा ये बदलाव ऐसे हैं कि पहले जब हमने शुरुआत की थी मेरी करियर की, तभी ऐसे था कि तभी पेरेंट्स जो थे ना, वो आज जितने बिजी हैं या दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, ये चित्र नहीं था। अब धीरे धीरे ऐसे हो गया कि दोनों पेरेंट्स जो वर्किंग हो गए,
क्वालिफाइड हो गए। पहले के शायद शुरू के जो पेरेंट्स रहे होंगे वो ऐसे होंगे कि वो ज़्यादा टीचर्स पे डिपेंडेंट थे। उतने ट्यूशन्स क्लासेस ये नहीं था कल्चर, और ये आया ही तभी है कि पहले उल्टा था कि आप अगर ट्यूशन क्लासेस जाते हो तो आप वीक हो इसलिए जाते हो। अब उल्टा हो गया है कि आप ट्यूशन क्लासेस नहीं जाते हो तो वो ऐसे हो गया कि हाँ ये पार्ट ही हो गया कि भाई स्कूल के साथ ट्यूशन जाना तो चाहिए ही चाहिए। ये एक बदलाव आया है। दूसरी बात, अगर लैंग्वेज की बात करें तो शुरू में ऑप्शंस भी नहीं थे क्योंकि ये करना ही। अभी ये बोर्ड जो आया, अभी मैं दोनों बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एसएससी में भी पढ़ाया है, मैंने आईसीएसई में भी पढ़ा है और मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। हम आज की युवा पीढ़ी को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं या एनकरेज कर सकते हैं कि वो हमारी भारतीय भाषा सीखें? युवा पीढ़ी से ज़्यादा ना प्रॉब्लम हमारी ये है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है है ना, क्योंकि पेरेंट्स ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा और अपसेट होने वाले बच्चे नहीं हैं, अपसेट होने वाले पेरेंट्स हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतने हाई हैं कि उनको लगता है कि अगर मैं इंजीनियर बना तो मेरा बेटा इंजीनियर ही बनना चाहिए, डॉक्टर ही बनना चाहिए। या डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा ये नहीं होता है ना, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल अलग हो सकता है, शायद उसके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। बट ये कंपटीशन वाला दौर है और कंपटीशन क्या है ना, अपने आप आजू बाजू वालों से ज़्यादा है। और आजकल ट्रेडिशनल बिजनेस रहा नहीं है, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी जनरेशन काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर आपके दादा परदादाओं ने अगर कोई बिजनेस किया है, ज़रूरी नहीं है कि आज की जनरेशन भी उसी ट्रेडिशनल बिजनेस में आ रही है। बट वो कंपटीशन हमारे अड़ोस पड़ोस वालों से हो गया है और कंपटीशन इतना है कि एक मैं डॉक्टर अभय बंग करके बहुत फेमस डॉक्टर है जो सोशल वर्क भी करते हैं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल, उनका एक लेक्चर था, तो वो एक आदिवासी बच्चे थे, उनके सामने उनका एक लेक्चर था, तो उन्होंने उन बच्चों को पूछा कि सपोज आप एक दो मित्र हो, आप जंगल से जा रहे हो और एक शेर सामने से आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम दोनों मिलके उस शेर से लड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब आप शेर को मार पाओगे, भगा पाओगे? हम कोशिश तो करेंगे, दोनों मिलके कोशिश करेंगे। ये एक छोटे से गांव की बात है। अब एक बार उनका लेक्चर मुंबई जैसे बड़े सिटी में था, उनके सामने भी वैसे ही स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि सपोज आप दोनों मित्र हो, एक जंगल से जा रहे हो और जंगल में एक शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? तो एक ने जवाब दिया कि मैं जोर से भागूंगा। तो वो बोले तू शेर से कैसे जोर से भाग सकता है? तो बोले मैंने कब कहा मैं शेर से जोर से भागूंगा, मैं तो अपने दोस्त से जोर से भागूंगा। मीन्स व्हाट, कि हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि मैं मेरी जान बचा लूँगा, मेरा दोस्त मर जाए तो भी चलेगा। आज की कंपटीशन ये है, मेरे साथ वाला पीछे रह जाए चलेगा, मुझे तो भाई आगे जाना है, किसी भी हालत में जाना है। ये कंपटीशन का दौर है और वो बच्चों के पीछे हमने पेरेंट्स ने लगा दिया है, तुझे भागना ही है बॉस, कुछ भी कर, इस कंपटीशन में तुझे भागना ही है। तो आज पेरेंट्स को भी, पहले तो पेरेंट्स को जगना चाहिए कि बच्चों के इंटरेस्ट देखे, उनको क्या लगता है, उसे किस में रुचि है, वो सच में आप जो चाहते हो करना चाहता है या नहीं। और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे वो करियर कर सकते हैं। आज अगर हम हिंदी या मराठी की बात कर रहे हैं या कोई भी लैंग्वेजेस की, तो आज कंटेंट राइटर कितने अपने पास, कितना सोशल मीडिया है कि जहाँ पे आपको लिखने वाले चाहिए, तो ये फील्ड ओपन हो चुका है ना। आपकी अगर लैंग्वेज कमांड अच्छी है तो आप बहुत सारी जगह पर लिख सकते हो, अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, तो आपको काम मिलेगा। तो अगर उसकी रुचि लिखने में है, वो अच्छी पोएट्री कर सकता है, वो अच्छे डायलॉग लिख सकता है, तो वो फील्ड में कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आ जाते हैं, जैसे जैसे चैलेंजेस आ जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग फील्ड भी ओपन हो जाएंगे। तो आज लैंग्वेज में कैसे बढ़ावा दे बच्चों को, तो एक तो पेरेंट्स को कंपटीशन छोड़ के ये सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे में इंटरेस्ट क्या है। अगर सचमुच उसको किसी भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो उसे बढ़ावा दे। और फाइनली क्या होता है ना, हमारे जीवन में हमें खुशी किस चीज़ से मिलती है वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या है ना, ये रैट रेस हो गई है, हम भाग रहे हैं कंपटीशन, हर जगह से कंपटीशन। और उसके कारण होता क्या है कि जीवन में लास्ट में जाके आप देखते हो कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पैसे कमा लिए, खुशी नहीं मिलती।
इसीलिए आजकल मैंने देखा है डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वो भी कई जगह पे जाके गाते हैं, हाँ, म्यूजिकल नाइट्स करते हैं, कराओके पे गाते हैं, उनको आनंद मिलता है। वो अपनी फील्ड से ज़्यादा उसमें खुश है क्योंकि उन्होंने इतनी टाइम स्टडी की है, लेकिन उनको वो आनंद नहीं मिलता है, तो वो आनंद ढूंढ रहे हैं। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ उसी खुशी भी मिलनी चाहिए, आनंद भी मिलना चाहिए। वो आनंद अपने बच्चों को कैसे मिले वो हमें सोचना चाहिए। और अगर उसे लैंग्वेजेस, स्पेशली लैंग्वेजेस, वो कोई भी हो, वो पढ़ने देनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ो। कई बार तो ऐसे हो सकता है कि उसको सब्जेक्ट पसंद है, मार्क्स कम आए, तो ये नहीं करना चाहिए कि अरे तुझे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। शायद वो उसमें अच्छा बोलता हो, वो शायद वो उसमें ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेसिव हो, तो उसे एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ मार्क्स आपको एक लेवल तक लेके जाता है, हाँ। लेकिन जीवन की खुशी नहीं दे सकता। तो वो भी हमें अपने पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को जो भाषाएं हैं उसको बढ़ावा दे, सिर्फ मार्क्स की तरफ ना देखे। तो इससे क्या होगा कि भाषा भी टिकी रहेगी, भाषा भी बनी रहेगी, और साथ साथ में उसे जीवन का आनंद भी मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेगी। सर आपको क्या लगता है बच्चों पे भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है उनके इमोशनल और मेंटल वेलबींग पर? भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भाषा एक्सप्रेशन का माध्यम है। जब आपके मन में कोई विचार है, वो व्यक्त करने के लिए हमें भाषा बनाएगी। क्योंकि अगर भाषा का इतिहास देखें कैसे आई होगी, तो हम सोचते होंगे कि पहले साइन लैंग्वेज रही होगी, शायद उसमें हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते थे, तो फिर हमने कोई शब्द बनाए, मतलब अक्षर बनाए होंगे कि हम इसे ये कहेंगे, इसे ये कहेंगे, और फिर धीरे धीरे शब्द बने होंगे, फिर वाक्य बने होंगे, और उससे जाकर भाषा डेवलप होती गई। और वो क्यों आई है कि मेरे जो विचार है पूरी तरह से नहीं पहुंचा रहा हूँ, इसलिए मैंने भाषा बनाई। अब भाषा एक्सप्रेशन का माध्यम है। अब कई बच्चे जो हैं वो शायद, जैसे अभी माँ बाप ने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो मातृभाषा है उससे अगर वही विचार, आप वही थॉट अगर उनको अपनी भाषा में बताओ, तो वो जल्दी समझ पाएगा। करेक्ट। एक सिंपल सी चीज़ है, एक टेस्ट ऐसी रखनी चाहिए कि जब माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, तो आप ये पूछेंगे कि किसको इंग्लिश मीडियम में डालना चाहिए, तो सिंपल सी टेस्ट ये हो सकती है कि जिसके माँ बाप घर पर इंग्लिश में लड़ झगड़ सकते हैं, वही बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाए। क्योंकि जब आप झगड़ते हो तो नॉनस्टॉप झगड़ना पड़ता है, हाँ। आप उसमें ब्रेक नहीं ले सकते, वो एक्सक्यूज़ नहीं होता है, तभी वो लड़ाई नहीं करते। तो इतने फ्लुएंट अगर वो लड़ झगड़ सकते हैं, तो उनके बच्चे अच्छे ही बोल देंगे, हाँ। उनकी थॉट प्रोसेस वैसे होगी। लेकिन अब वैसे होता नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जब उनकी ग्रोथ होती रहती है, तो कई बार वो पीछे जाते हैं, और फिर क्या होता है ना, जब वो कोप अप नहीं कर पाते, तो फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि वो धीरे धीरे बोलना बंद करते हैं, कम्युनिकेशन धीरे धीरे बंद हो जाता है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, फिर उनके मन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं चलता। माँ बाप को लगता है अरे ये पास नहीं हो पा रहा है, मार्क्स कम क्यों रहा है, बट उसे समझ नहीं रहा है। तो अगर ऐसे में उसे अपनी मातृभाषा में, जो कोई भी हो, उसमें अगर पढ़ाया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, या उसे वो कॉन्सेप्ट अगर उसकी भाषा में समझाया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर लेगा। और ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स कम आ रहा है बिकॉज वो शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है, वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते कभी कभी। सर आप खुद एक शिक्षक हो, आपकी भी एक जर्नी रही है जहाँ पे आपने लोगों को हिंदी, मराठी, रीजनल लैंग्वेज सिखाया है, तो सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपको कभी चैलेंजेस आई है अपनी लाइफ में? चैलेंजेस तो वैसे नहीं आई, मतलब अगर मैंने जब ज्वाइन किया तो एज एन टीचर, मैं अभी भी टीचर पढ़ा रहा हूँ, और कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे इंग्लिश आती तो अच्छा होता, कि मुझे उल्टा ऐसे लगता है कि मैंने अच्छा किया ये सब्जेक्ट में ही, मैंने आगे मास्टर्स किया, इसी में मैंने बीएड किया और इसी को पढ़ा रहा हूँ। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि बाकी के लोगों को ऑडियंस ढूंढना पड़ रहा है। मुझे तो सामने एक क्लास में 50-60 बच्चे ऑडियंस में मिल जाते हैं। किसे मिलते हैं इतने लोग? और एक क्लास में हर साल मुझे 300-400 बच्चे, मतलब जिस क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, मिल जाते हैं। उनके साथ मैंने जो कुछ पढ़ा है नया, उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। बाकी के लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि एक अच्छी किताब पढ़ी तो मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मुझे तो वो लैंग्वेज पढ़ाने का एक अलग आनंद मिलता है, बच्चों को मैं शेयर कर सकता हूँ।
तो मुझे कभी चैलेंजेस नहीं आए, मतलब मुझे कभी दुख नहीं हुआ कि मुझे, हाँ ये ज़रूर है कि अगर कुछ शुरू में ऐसे लगता था कि मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ, मैं कुछ समझ पाऊँगा या नहीं, या कभी मीटिंग्स में मुझे कुछ बोलना है तो मैंने बोला तो बाकी के लोगों को कैसे लगे, बट आज वैसे बाद में पता चला कि नहीं, आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सही तरीके से रख सकते हो तो वो बैरियर्स नहीं हो जाते, लोगों को समझता है क्या चाहिए, लैंग्वेज टीचर है लेकिन इनको जो बोलना है, इनके थॉट्स क्लियर है, ये बोलना चाहते हैं। तो शायद मैं उतना फ्लुएंट अगर इंग्लिश में भी नहीं हो, फिर भी मेरे विचार क्लियर है, मुझे जो बताना है मैं बता सकता हूँ। तो क्लास में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, करियर में भी नहीं आए, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि हज़ारों बच्चे जो है उनको मैं कुछ दे पाया। बहुत कम लोगों के प्रोफेशन में ये आनंद मिलता है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाते हो, क्योंकि सारी बाकी के जॉब में क्या होता है, आप काम करते हो, आप पैसे मिलते हैं, लेकिन हम लोग जनरेशन तैयार करते हैं। तो ये फ़ायदा मुझे मिला है, और ख़ास करके लैंग्वेज के टीचर होने का बहुत बेनिफिट हो जाता है कि आपको बहुत सारा सिलेबस के बाहर का भी बोलने का मौका मिलता है। आप बहुत सारी चीज़ों की चर्चा कर सकते हो, हम फिल्मों की भी चर्चा कर सकते हैं, वो भी हमारे सिलेबस का भाग हो जाता है। हम कविता की चर्चा कर सकते हैं, हम नाटक की चर्चा कर सकते हैं। तो मेरे एज एन लैंग्वेज टीचर मुझे तो कोई बैरियर नहीं आया, उल्टा बहुत मज़ा आया। और जब बच्चे होते हैं ना तो एक और बेनिफिट हो जाता है, आप हमेशा यंग रहते हो क्योंकि सामने यंग क्राउड होता है, उनके नए नए थॉट्स, नए विचार होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और उसको आपको ऑलवेज मैच करना होता है, क्योंकि आप उनके एनर्जी के लेवल पर जाकर नहीं पढ़ा पाए ना तो आप बोर करोगे उनको। और उनकी जो नए नए टर्म्स आते हैं, नई नई भाषाओं में जो शब्द आते हैं वो भी सुनने को मिलते हैं कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, ये आया है, तो हमें भी थोड़ा अपडेट हो जाते हैं हम भी। तो ये फ़ायदा हुआ है, बैरियर कुछ नहीं। तो सर आपका ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा उदाहरण है सभी पेरेंट्स के लिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आता। भाषा आप सीखिए, कोई भी सीखिए, जितनी भाषाएं सीख सकती हो, सीखने से एक आनंद मिलता है। वहाँ का लिटरेचर है, वहाँ का कल्चर है, हमें पता चलता है। लेकिन साथ में ऐसा ना हो, मतलब हमारे यहाँ जो हमारा स्पेशली प्रॉब्लम है कि हमें इंग्लिश आती है तो ही हम अच्छे हैं, ये हमें हमारे दिमाग से निकाल ही देना है कि ऐसा नहीं है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन बाकी की भाषाएं भी अच्छी आती है, उसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ अच्छा लिटरेचर है, उसका आनंद ले सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ये हमें दिमाग से निकाल जाना है, और हमारी जो भाषा है, कोई भी हमारी मातृभाषा जो है, उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसका प्रयोग करना है, क्योंकि वो भाषा टिकेंगी तो ही हमारा कल्चर टिकेगा, हमारी संस्कृति टिकेगी। इस पर हमें ध्यान देना है। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। धन्यवाद दिव्या, मैं फिर से आपके और पूरी टीम को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे ये मंच जो है वो दिया है, और जो मेरे पास था वो मैं आपसे शेयर कर पाया। शायद सब कुछ नहीं, कुछ बातें हमारे डिस्कशन में रह भी गई होंगी, लेकिन बहुत बहुत आभार कि आपने ये विषय लिया है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। आज के एपिसोड को एंड करते हुए हमने एक बार फिर महसूस किया कि भाषा का महत्व हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है। भाषाएं सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल ही नहीं बल्कि हमारी पहचान और विरासत का आधार भी है। लेट्स नॉट लूज आवर रूट्स। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद एम्पीरिया कनेक्ट्स।